हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के गणित का आंसर पेपर जिसका कोड है 822 EB। ये वर्ष 2023 में आया हुआ प्रश्न पत्र है और ये है 6वां सेट। तो आज हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में हमने कुल 20 प्रश्नों को हल किया है जो कि OMR सीट के प्रश्न हैं और आज सॉल्व करेंगे उसके आगे का प्रश्न। आप यहाँ पे प्रश्न देखिए जिसे हम आज लगाने की कोशिश करेंगे। यह है पहला प्रश्न और उसका पहला, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इस प्रश्न को यहीं छोड़ दे रहे हैं क्योंकि इसके जैसे असंख्य प्रश्न पीछे आ चुके हैं, हमने उनको लगाया है। तो आप वहां से इसे सीख सकते हैं और अगर आपको इसे डिटेल में सीखना है तो आप हमारे रियल नंबर के प्लेलिस्ट में जा कर के सीख सकते हैं। और उसके बाद अगला प्रश्न है, यदि cos A = √3/2 तो sin 2A का मान ज्ञात करो। ये हमें निकालना है। तो जो दिया पहले उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ इसमें cos A की वैल्यू √3/2 निकालना है। sin 2A की वैल्यू कितनी होगी? तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे cos A = √3/2। cos में कितने की वैल्यू है? 30 डिग्री की। तो यहाँ से A की वैल्यू मिलेगी 30 डिग्री। अब निकालना हमें sin 2A। तो यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे। sin 2A या ये हो जाएगा sin 2 × A की जगह पे 30 डिग्री और ये हो गया sin 60 डिग्री और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हुआ इस प्रश्न का जवाब। ये था प्रश्न क्रमांक 21 है। जैसे यहाँ 20 खत्म हो उसके बाद आप 21 समझ लो या खंड बा का पहला समझ लो, उसका ये दूसरा पार्ट था। और उसके बाद आप इसे लगाइए, फिर हम अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको प्रूव करना है। बिल्कुल सिंपल, केवल लैंग्वेज कठिन है। 21वें का अगला प्रश्न है, बेलन के आयतन का 2 गुना। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं बेलन की त्रिज्या r, ऊंचाई h और आयतन को यहाँ से दिखाएंगे हम लोग फिर से। तो इसमें कहा आयतन का 2 गुना, तो सबसे पहले आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन जो होता है बेलन का होता है πr²h। ये हो गया। इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं। उसके बाद निकालते हैं वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या का गुणनफल। वक्र पृष्ठ, इसको यस से हम दिखा देते हैं। वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, ये वाला। और उसके बाद का वक्र पृष्ठ और त्रिज्या का गुणनफल लिखेंगे। इसलिए वक्र पृष्ठ गुणे त्रिज्या बराबर वक्र पृष्ठ 2πrh, त्रिज्या है r, तो हो जाएगा ये 2πr²h या 2 कॉमन हो जाएगा कोष्ठक में, कॉमन या गुणांक को बाहर ले लेंगे। अब ये πr²h क्या है? आयतन है, यानी ये हो जाएगा 2 गुणे आयतन। यही आपको प्रूफ करना था कि वक्र पृष्ठ और त्रिज्या का गुणनफल आयतन का डबल होता है। तो ये हुआ 21वें का तीसरा पार्ट। आप इसे लगा सकते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं आगे का प्रश्न। थोड़ा सा इसे करते हैं आगे और आपको आगे का प्रश्न दिखाते हैं।
आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न चौथा, निम्न आंकड़ों से माध्यिका की गणना करो। यहाँ पे कुछ अंक दिए हुए हैं, निकालना है माध्यिका। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चार्ट में बना देते हैं इसको। ये है 21वें का चौथा, 15 के बाद 5 है बारंबारता। अगला है संचयी बारंबारता। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वाली बारंबारता आपको लिख लेनी है, फिर इसे ऐड करना है। 2 और 8 मिला के 10, 10 को 30 के साथ जोड़ेंगे 40, 40 को 15 के साथ जोड़ेंगे 55, और 55 को 5 में मिला देंगे, हो जाएगा 60। अब जो आपको संचयी बारंबारता निकालनी है, तो जो सबसे नीचे आता है उसे हम n कहते हैं, और फिर हमें ज़रूरत पड़ती है n/2 की, और हो जाएगा 60/2 यानी 30। उसके बाद आपको इस संचयी बारंबारता में देखना है कि 30 किस में हो सकता है। तो 30 हो सकता है 40 वाले में। आपको छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो जिसमें ये होगा हमारा CF। उसके ठीक पीछे जो लिखा है वो है F, और उसके ठीक सामने जो है वो है कैपिटल L, हायर लिमिट लेनी है, और इसके बीच का वर्ग अंतराल वो लेना। तो वर्ग अंतराल है 10। बस इतनी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। उसके बाद सूत्र लगा देंगे माध्यिका। सूत्र क्या है? L माइनस CF माइनस n/2 अपान F इंटू H, या L की वैल्यू रख देते हैं 30 ऋण CF का मान है 40, n/2 30 है, F का मान 30, और यहाँ पे है 10। रख के देखते हैं कितना आएगा। 30 ऋण 40 में से 30 घटाएंगे तो आएगा 10, 10/30 यानी 1/3 गुणे 10, तो हो जाएगा 30 ऋण 10 यहाँ, ये 10 का 1 में गुणा हो जाएगा 10/3, तो 30 यहाँ 90, 90 में से 10 घटाएंगे 80/3। दशमलव में बदलेंगे अगर, तो 3 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 6 हो जाएगा, तो बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 3 × 18 यानी 26.66 के आसपास गिनती जाएगी। चाहे आप 26.67 भी लिख सकते हैं। तो ये होगा इस प्रश्न का जवाब। तो ये हुआ इस प्रश्न का जवाब। जब भी आपको माध्यिका निकालनी हो, तो माध्यिका निकालने के लिए कम से कम 3 कॉलम चाहिए। 2 तो प्रश्न में होता है, एक तीसरा आपको बढ़ाना होगा संचयी बारंबारता के लिए। सबसे लास्ट वाले को हम n कहेंगे, जो सबसे नीचे आएगा, फिर उसका हाफ लेना रहेगा आपको, और उसके बाद आपको CF, F और L इन सब का चयन करना होता है। अगर आपको और भी बेहतर तरीके से जानना है, एक एक मतलब माध्यिका, माध्य, इन सब पर एक एक मतलब पॉइंट पर कई न्यूमेरिकल हमने लगाए हैं, तो अगर आपको वो सब सीखना तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, जो कि आपकी किताब का प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो ये हुआ 21वें का चौथा। अगला प्रश्न है 21वें का 5वां खंड। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, 7, 4 ऋण 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2, 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक डालते हैं 21वें का 5वां, और सबसे पहले इसका एक रफ इमेज बनाते हैं कि जो यहाँ पे पॉइंट है वो 1,7 है, और ये 4,-3। अब इसमें जो अनुपात दिया है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो 2:3। तो जो पहले दिया है उसकी तरफ 2 रहेगा, ये आपको ध्यान देना। एक साइड में 2 और एक साइड में 3, ये हो गया। अब जो सूत्र लगाएंगे, अगर आप इसको m1 कहोगे तो ये x1 होगा, ये ध्यान रखना है। अगर आप इसको m1 कहोगे तो ये x1 होगा। मतलब अनुपात जिधर से निकट रहता है उधर वाला ही उसका नाम। अगर ये m2 होगा तो ये x2 होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें। तो इसमें हम सबसे पहले वैल्यू रख देते हैं कि जैसे m1 का मान 2 है, m2 का मान 3 है, x1 का मान 1, y1 का मान 7। ये पहले कोष्ठक से लिया गया। x2 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू ऋण। निकालना है आपको इस पॉइंट का निर्देशांक, जिसे हम x और y कहेंगे। तो x की वैल्यू होती है
m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2। m1 का मान 2 है, x2 का मान 4 है, जो भी वही रखना है। फिर m2 है, इसका मान 3 है, और x1 का मान 1, और नीचे दोनों जोड़े जाएंगे अनुपात 2 और 3। तो हो गया 2 चौक 8, 3 एकम में 3। और ये कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 3 एकम में 3, 8 3 11/5। ये हो जाएगा x, और एक होगा y। y निर्देशांक होता है m1 y2 m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो इसमें m1 की वैल्यू है 2, और y2 उसका मान है -3, m2 का मान 3, और y1 है 7, नीचे हो जाएगा 2 धन 3, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 या 21 बटे में 5। 21 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 15/5 यानी 3। तो इसका हो जाएगा y का मान 3। तो यहाँ पे जो निर्देशांक बनेगा वो क्या बनेगा, निर्देशांक में सबसे पहले हमें x लिखना है, तो हो जाएगा 11/5, फिर लिखना है y, वो आएगा 3। अब चूँकि सवाल में केवल इसलिए दिया था कि 2:3 में विभाजित करता है, ये नहीं दिया था कि अंतः विभाजित करता है या फिर बाह्य, नहीं तो सूत्र अलग अलग होते हैं। ये अंतः विभाजन का सूत्र है, एक बाह्य विभाजन काफ़ी होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं कहा था, नहीं तो हम उसके आधार पर भी प्रश्न को लगाते। तो इस हिसाब से आपको लगाना। ये है 21वें का 5वां खंड, और उसके बाद हम अगला खंड आपको दिखाते हैं। के किस मान के लिए k-1, 2, 1 और 4, 5 एक ही रेखा पर होंगे। तो जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाकर जो त्रिभुज बनता है उनका क्षेत्रफल 0 कर देना। तो आपको उस हिसाब से इस प्रश्न को लगाना है। आप इसे लगाने की कोशिश खुद करना, नहीं लगेगा तो आप हमें कमेंट करना, हम इस प्रश्न को लगा देंगे। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अभी बहुत सारे सेटों में हमने लगा दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं लगाएं। अगर आप सीरियल वाइज सेटों को देखते हुए आ रहे हैं तो इस प्रश्न को लगाने की ज़रूरत अभी यहाँ पे नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा, उसका पहला, ग्राफ विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण के अनेक हल हैं। तो आपको इसमें ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने का तरीका भी हमने पीछे के प्रश्नों में बताया है। और उसके बाद है दूसरे का दूसरा खंड, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 ज़्यादा हो जाती है, तो वो संख्या ज्ञात करो। इसको लगा देते हैं क्योंकि ये पहली बार आया है प्रश्न में। 22वें का दूसरा, प्रश्न में दिया है 2 अंकों की संख्या का योगफल 9 है। तो हम इकाई मान लेते हैं x, दहाई को मान लेते हैं y। तो जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगा, संख्या होता है दहाई में 10 का गुणा प्लस इकाई, ये हो जाएगी संख्या। तो पहला स्थिति जो इन्होंने दिया है वो ये दिया कि अंकों का योगफल 9 है, यानी इकाई और दहाई जोड़ने पर 9 आएंगे। तो ये हो गया एक समीकरण। दूसरा इन्होंने दिया है कि जब हम अंकों को पलट दें तब जो संख्या बनेगी, तो अंकों को पलट दें यानी इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई बना दोगे तो जो नई संख्या होगी वो ये हो जाएगी, x और y को आपस में बदल दोगे। तो नई संख्या मूल संख्या से 27 ज़्यादा है। मूल संख्या आपकी थी 10y + x, ये पहले से था, इससे 27 ज़्यादा। नई संख्या पुरानी संख्या से 27 ज़्यादा है, ये दूसरा केस था। तो इसको अगर हल करोगे तो 10x में से x कटेगा 9x, और ये हो जाएगा माइनस में 9y = 27। 9 से डिवाइड करेंगे तो x - y = आ जाएगा 3। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। आप फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि से लगाओगे तो y से कट जाएगा अगर आप जोड़ना चाहो तो जब आप इक्वेशन 1 और 2 ऐड करोगे y से y कैंसिल हो जाएगा,
तो ये होगा 2x इक्वल 12 या x इक्वल 6, तो y इक्वल आएगा 3। आप चाहे तो चेक कर सकते हो, 6 3 जोड़ के 9 होगा और जो आपकी मूल संख्या होगी वो होगी 36। जब इसके अंकों को पलट दोगे तो आएगा 63। तो आप देखोगे कि 36 में 27 जोड़ने के बाद ही 63 आएगा, यानी जो आपका उत्तर आए ये सही है। तो यहाँ से जो संख्या बनेगी वो बनेगी 36, क्योंकि y की जगह पे आपको 3 रखना है, तो 10 3 30 धन 6 36। ये हो जाएगा 22वें के दूसरे खंड का उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न आप देखिए दूसरे का तीसरा, जो कि त्रिभुज के रचनाओं से संबंधित प्रश्न है, तो इसे भी हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। और उसके बाद दूसरे का छठवां है, चित्र में BD लंब AC और CE लंब AC है, तो सिद्ध करो कि AEC ADB आपस में समरूप है। हम इसी चित्र में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, इन्होंने कहा कि BD लंब है AC, BD AC के ऊपर लंब है तो ये 90 डिग्री, और CE लंब है इसके ऊपर, तो ये भी हो गया 90 डिग्री। उसके बाद आप इन दोनों में देखो कि जो आपका ये AEC है उसका कोण A, और जो आपका ये दूसरा वाला एक है ADB, इसका वाला कोण A, और एक है जो आपका AEC, उसका दोनों का कोण उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब जब दो एंगल आपस में बराबर हो गए तो तीसरा खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा। बस बात खत्म। सबसे पहले इसमें आपको क्या दिखाना है, लिखोगे कोण AEC बराबर कोण ADB बराबर 90 अंश। उसके बाद दिखाना है कि यहाँ पे कोण AEC और ये ADB, इसको 90 अंश दिखाने के बाद आपको क्या दिखाना है कि CAE और BAD, CAE और BAD ये आपस में बराबर हैं। आगे लिख देना उभयनिष्ठ। तो फिर उसके बाद आगे लिख दोगे क्या आता है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कोण 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 समरूपता, एंगल 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 प्रॉपर्टी इसमें लगेगी। तो इस हिसाब से ये प्रश्न आपका लग जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि दूसरे का 5वां खंड है, उसको यहाँ पे लगा देते हैं। इसमें समांतर माध्य निकालना है। तो एक में दिया है बारंबारता और एक में दिया है बारंबारता नहीं, पहले में दिया है वर्ग अंतराल और दूसरे में दिया है बारंबारता। वर्ग अंतराल है 50 तक, 0 से 10 से शुरू हुआ है। ये हो गया वर्ग अंतराल, और बारंबारता 5 12 25 10 8। तो सबसे पहले हमें निकालना रहता है वर्ग चिन्ह, जिसको हम बोलते हैं यक्स, जब भी समांतर माध्य निकालना हो तो। अब इसके लिए क्या करना है, इसका एवरेज लेना। 0 में 10 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5 आएगा, 10 20 30 का आधा 15 आएगा, 30 20 50 का आधा 25 आएगा, 40 30 70 का आधा 35, और 40 50 90 का आधा 45। इतना ही हो जाएगा। फिर अगले वाले लाइन में यहाँ पे आप लिख दोगे ये फिक्स। जब तक नियम नहीं लिखा हो कि इसी तरीके से लगाना, पग विचलन है और उसके बाद कल्पित माध्य, तब तक आपकी मर्जी। सबसे अच्छा यही है, थोड़ा परीक्षा में बड़ा लगेगा लेकिन आसानी से आएगा। 5 का 5 में 25 हो जाएगा, 12 का 15 में करेंगे 180 आएगा, और 25 का 25 में गुणा 625, 35 का 10 में 350, और ये हो जाएगा 360। उसके बाद अगले लाइन में आपको करना है फ्रीक्वेंसी ऐड। 5 2 7 5 12 8 20, 1 2 3 1 4 2 6, 25 5 30, 30 10 40, 40 10 50 2 52 8 60। अगले वाले में इसको भी ऐड कर देना इफेक्ट्स, इसको जोड़ो। 5 5 10 हो गया, फिर यहाँ बचा 2 और 1 हासिल, 3 3 8 11, 11 2 13, 5 18 6 24, 5 3 8 6 14, 1 15। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं।
8 2 10, 2 12, 5 17, 17 6 23, 23 1 हासिल 24 और 6 1 7 3 10 3 13, 13 2 15। ठीक है, उसके बाद निकालना है समांतर माध्य। सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो ये हो गया 1540, भाग करना 60 से, 0 से 0 खत्म हो गया, 154/6। 2 से काट सकते, नीचे 3 आएगा, ऊपर आएगा 2 7 14, 2 7 14 77। इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 17 हो जाएगा, 3 5 15, 2 बचेगा। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं 25.66 इसका समांतर माध्य। चाहे तो आप 25.67 भी लिख सकते हो। और उसके बाद एक और है चार्ट से रिलेटेड, दूसरे का छठवां। ये प्रश्न भी आप देखिए लगे हाथ। इसमें दिया निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए। तो यहाँ पे बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं होती, जो दिया वही लिख लेना है। एक में वर्ग अंतराल दिया है और एक में दिया है बारंबारता। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 9 और 9 से 11। बारंबारता दिया 7 8 2 2 1। अब बहुलक निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए हम उसको एक बार फिर से दोहराते हैं, जबकि हम हर बार इसको बताते हैं। F0, F1, F2, L और H, इतनी चीज़ चाहिए। F0 कौन होगा? सबसे बड़ा जो है ये होगा F1, इससे ठीक ऊपर वाला F0, इससे ठीक नीचे वाला F2, इतना हो गया। अब L कौन है? सबसे बड़े वाले के सामने जो छोटा वाला है, 3। और H क्या है? इन दोनों के बीच का गैप 2। बस बात खत्म। अब जो सूत्र होता है बहुलक का, सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होगा। तो L की जगह पे 3, F1 8, F0 7, नीचे F1 का डबल 16, माइनस 7 माइनस F2 2 इंटू H की जगह पे 2 बराबर होगा 3 धन 8 में से 7 जाएगा 1, 7 2 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 7, पर 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 धन 2/7। ये इसका जवाब आएगा। चाहे तो आप इसको दशमलव में भी बदल सकते हो। सबसे अच्छा तो यही, अगर बदलने का शौक है तो 3 धन 2 को दशमलव में बदलेंगे तो पहले दशमलव लगाना पड़ेगा, 20 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। 7 8 56, 4 बचेगा 40, 7 बचे 35। इस हिसाब से यानी जवाब हो जाएगा 3.285। इस हिसाब से ये बनेगा। उसके बाद भी आगे आएगा, तो आप चाहे 3.285 लिखो, 3.286 लिखो, या 3.29 लिखो, या 3.3 लिखो, इतना सारा जवाब आपका सही रहेगा। तो इस हिसाब से आपको बहुलक निकालना है। तो ये था आज के सेट का वीडियो, जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे थे खंड वा के प्रश्नों को, जिसमें हमने प्रश्न क्रमांक 21 और 22 के सभी पार्टों को हल करने की कोशिश की है। हमने कुछ पार्ट को छोड़ दिया क्योंकि वो पार्ट के सवाल हमने या तो पीछे लगा दिया है या फिर उससे पिछले अगले वर्ष के सेट में वो सभी प्रश्न बिल्कुल कॉमन थे, तो इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। अगर आप सीरियल से सेटों को सॉल्व कर रहे हो तो फिर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको बेहतर तरीके से एक एक टॉपिक सीखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को एक बार विजिट कर सकते हैं। तो ये था आज का अपना सेशन। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।